इस वक्त मेरे साथ एमएलए राजौरी हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए एमएलए हैं और तकरीबन वक्त जो है वो इस वक्त 9:30 का हो चुका है। सुबह 11 बजे मीटिंग स्टार्ट की थी। अहम मीटिंग थी। 31 मार्च हुआ है और ये चीज देखी गई कि क्या डिस्ट्रिक्ट में पैसा लैप्स तो नहीं हुआ, क्या जो लोगों के काम थे वो हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। इतनी बेस में अगर हर एक एमएलए काम करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। और इन्हीं से हमारी बात हुई, क्योंकि कल आपने देखा कि ई बसेस का भी जो है वो भी जिक्र किया गया, वुमेन्स के लिए फ्री सर्विस स्टार्ट की गई। उसके बारे में भी सर से बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको ये पता होना चाहिए और पता भी है इनको। इन्होंने हमारे साथ बात भी की है और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि महिलाएं जो हैं उनको यहाँ पे बसेस में दिलवाऊंगा और कोशिश करूंगा। मिनिस्टर जो हैं इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, उनसे भी पूरी बात करेंगे, लेकिन सर से पहले पूरी बात करते हैं। सर, अभी तक आप जो है मीटिंग्स ले रहे थे पीडब्ल्यूडी की, सर क्या स्ट्रेटेजी रही? क्योंकि आप रिव्यू मीटिंग रेगुलर ले रहे हैं पिछले 4 महीने से, आज स्ट्रेटेजी क्या रही और आगे की स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी? सर देखिए, मैंने लगभग जनवरी के महीने में सभी डिपार्टमेंट्स की रिव्यू मीटिंग ली थी, क्योंकि लोगों से मिलकर लोगों की जो मुश्किलात हैं वो ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न्ड है। और ख़ासकर मैं ये मानता हूँ कि रोड जो है वो डेवलपमेंट की बैकबोन है। बिल्कुल, जहाँ रोड कनेक्टिविटी पहुँचेगी डेवलपमेंट खुद ब खुद पहुँच जाएगी, और मेरा प्रायोरिटी सेक्टर भी रोड में है। और आज क्योंकि 31 मार्च हो गया है और फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, तो काम चल रहे थे, तो मैंने पहली रिव्यू मीटिंग जो थी वो ली थी जनवरी में। और उसमें हमने टारगेट सेट किया था कि ये काम है और ये काम 31 मार्च से पहले पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए, ताकि जब काम कंप्लीट होंगे तो लोगों को इसका फ़ायदा होगा। आज 2 तारीख थी और मैंने डिपार्टमेंट की पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई की जो डिपार्टमेंट हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स की रिव्यू मीटिंग यहाँ ली, जिसमें एक्सियन हजरात, एडब्ल्यू और जेई हजरात सारे वो लोग थे, ऑफिशियल्स थे। और उसमें मैंने पूरे कामों का जायज़ा लिया कि काम कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए और काम लैप्स कितने हुए हैं, क्योंकि हम देखते थे कि बड़ी सारी जगह लैप्स भी हो, तो वो भी मैंने रिव्यू लिया और उस पर भी मैंने ये बहुत बड़ा इशू रहता था सर। 31 मार्च को लैप्स हो जाते थे लोगों का काम, मैं पैसा लैप्स होता था। अगर क्योंकि मेरा काम है, लोगों ने मुझे वोट दिया है, तो ये सुपरविजन भी मेरा काम है कि उनके पैसे की रखवाली करना, और जो पैसा है वो ग्राउंड पे लगना चाहिए। तो वो आज हमने रिव्यू मीटिंग ली है। मुझे लिस्ट दो, और लिस्ट में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आरएमबी में लगभग 20 लाख रुपया लैप्स हुआ। अच्छा। और जो पीएमजीएसवाई में वो लगभग 1.5 करोड़ रुपया लैप्स हुआ। अच्छा। क्योंकि एक्चुअल में उसमें क्या होता है कि ठेकेदार को काम अलाट हो गया, ठेकेदार ने बिलों में काम ले लिया और काम फिर किया नहीं, और वो पैसा तो, लेकिन जनता का पैसा तो लैप्स है। तो मैंने आज उनको बोला कि जहाँ जहाँ पैसे लैप्स हुए ये उन ऑफिशियल्स को भी अकाउंटेबल करो और उस ठेकेदार को भी करो, क्योंकि लोगों का, गरीब लोगों का अगर पैसा लैप्स होगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैंने स्ट्रिक्ट उनको हदायत दी है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी जो काम कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने उनसे कहा है कि वो हम चेक करेंगे, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन। मटेरियल कई बार रहता है कई जगहों पे, और मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने आज, जब मैं देख रहा था कि आप मीटिंग में कह रहे थे भाई मैं आपका मटेरियल चेक करूंगा, तो वो एक बहुत बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। और लोगों को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि आप जैसे लोग अगर आ जाएं फील्ड में, अगर काम को चेक करें, क्वालिटी लेवल क्या है। क्योंकि इन इलाकों की जो रोड्स हैं सर, वो आप जानते ही हैं, उनमें मटेरियल इतना अच्छा नहीं लगता है। ये पहले से ये चलती रही है रीत। देखिए, उसमें मैंने एक डायरेक्शन आज दी है पीएमजीएसवाई के एक्शन और पीडब्ल्यूडी आरएमबी के एक्शन। उनको मैंने ये बात कही है कि एक जो कंट्रैक्टर होते हैं उनकी 5 साल की उनकी लायबिलिटी होती है कि 5 साल वो मेंटेनेंस उनकी होती है जी। एक ठेकेदार की जिम्मेदारी है काम कंप्लीट करने के बाद, रोड कंप्लीट करने के बाद 5 साल मेंटेन वो ही करेगा। ठीक। लेकिन यहाँ क्या होता है कि लुक आज बढ़ती है और 6 महीने के बाद लुक उखड़ जाती है, साल के बाद लुक दोबारा उखड़ जाती है। मैंने आज पूरी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी है
कि चाहे वो PMGSY का डिपार्टमेंट हो, चाहे PWD-RNB का हो, जहाँ जहाँ 5 साल का कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी है उसको मेंटेन करने की, वो आप पूरी रोड्स देखिए कौन कौन सी है, उसकी लिस्ट मुझे दीजिए और उस पर ब्लैक टॉपिंग शुरू करिए। क्या बात है उनके सर। खड्डे जो हैं उनको भरने का काम करो। और मैं आपके माध्यम से लोगों से भी कहूँगा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा। आप अपने इलाके की कोई बात है मुझ तक पहुंचाइए, मेरे ऑफिस तक पहुंचाइए, और जो जो रोड की कंडीशन है, जो क्योंकि हमारे पास लिस्ट आ जाएगी और कहाँ कहाँ है वो आप भी खबर रखिए कि कौन सी रोड कब बनी थी और उसमें उस रोड की कंडीशन क्या है। जब तक आप मेरे नोटिस में नहीं डालोगे तब तक मैं अकेले कहाँ कैसे करूँगा। तो आपसे मेरी आपके माध्यम से मैं अपने रजौरी वासियों से, प्यारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप मुझे उसका नोटिस में डालिए ताकि मैं भी ऑफिसरों को, जो JE, AEE और एक्शंस हजरात हैं, उनको अकाउंटेबल कर सकूं, ताकि लोगों को, गरीब लोगों को फ़ायदा हो। ये मैंने आज एक रिव्यू मीटिंग में लिया। और दूसरा, जो नेक्स्ट जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो प्लान, वो मैंने उनसे कहा है कि वो डिस्कस मैंने आज किया है कि हम प्लान बनाएंगे, क्योंकि अभी बजट सेशन का क्लोज होने वाला है और आगे का जो प्लान है वो हमने कुछ प्लान तो बना दिए, लेकिन कुछ प्लान जो है, जैसे अलग अलग हेड्स के प्लान हैं, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद मैंने रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के जो BDO और ACD उनको भी बुलाया था और उनको भी मैंने कहा है कि उनका भी मैंने पूरा जायज़ा लिया है कि भाई रिव्यू किया है कि कौन से काम हैं, जो कितने काम टोटल थे, जैसे ट्राइबल के काम थे डिपार्टमेंट के, वो कितने काम कंप्लीट हुए। और तीनों BDOs, 4 BDOs मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। पंचग्राई वाले जो हैं उनकी 3 ही पंचायतें मेरे पास हैं, उन्होंने भी बताया। फिर BDO रजौरी, BDO डांगरी और BDO डुंगी, और उनको भी मैंने कहा है कि मैं फिजिकली काम वेरीफाई करूँगा। बहुत अच्छा। मैं जो काम आपके हैं उन्होंने से मैंने लिस्टें ले ली और मैं फिजिकली काम वेरीफाई करूंगा और काम की क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये सारे मसले जो हैं वो मैंने आज रिव्यू मीटिंग में उठाए हैं। उसके बाद फिर लोग यहाँ आ रहे हैं, अभी मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। अभी मैं आने वाले दिनों में जल शक्ति डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग लूँगा और बाकी डिपार्टमेंट की भी। और रिव्यू मीटिंग का इसलिए लेते हैं कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसमें हम रिव्यू जब तक नहीं करेंगे तब तक जो ऑफिसर्स हैं वो अकाउंटेबल किस तरीके से होंगे। सर 18 दिन आपने वहां पे बोला होगा 24 में से, और मैं देख रहा था कि आप हर एक मुद्दे को टच कर रहे थे। रिसेंट सर एक मुद्दा बड़ा मतलब कि गौर करने वाला है सर। 1 अप्रैल से सर वुमेन्स को फ्री बसेस जो है जम्मू और कश्मीर में दे दी गई हैं, लेकिन सर ये आप भी जानते हैं कि कितना पीर पंजाल में कमी है सर बसेस की। महिलाएं तो किराया दे के ही आएंगी, बहुत मुश्किल है सर। उसके लिए आपका क्या विजन रहेगा? देखिए, जिस दिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ग्रांट थी, ऐसा कोई इशू नहीं जिसको मैंने असेंबली में टच ना किया हो। अगर 24 दिन असेंबली चली है तो मुझे लगता है कि 23 दिन में बोला, और मैंने कोशिश की है कि हर मुद्दे को टच करने की। और अगर आपने मेरी स्पीच सुनी होगी तो मैंने कहा कि सरकार का सराहनीय कदम है, लेकिन मेरे रजौरी के लोगों को भी ज़रूरत है। और जो 214 बसेस हैं उसमें मैंने जिक्र किया कि जम्मू से शादरा शिफ के लिए SRTC की बस होनी चाहिए, रजौरी से SRTC की बस श्रीनगर के लिए होनी चाहिए, और लोकल लेवल पर भी SRTC की बसेस हों, तभी मेरे लोगों को फ़ायदा होगा। अड़गी में SRTC की बस जाए, चलास में SRTC की बस जाए, ये रूट जब कवर करेगी, पलमा चढ़ान वाली साइड जाए, ये एरिया जब कवर करे, सिटी में इस तरीके की बसेस लोकल हों ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। और आपने जो बात कही, क्योंकि सरकार का प्लान है 214 बसेस नई को, तो उसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रजौरी में भी बसेस आए और SRTC की बसेस आए, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, और उसमें जो महिलाएं हैं मेरी, जो यहाँ गरीब महिलाएं हैं हमारे इस इलाके की, उनको भी इस स्कीम का फ़ायदा हो। जो सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस स्टार्ट की है, उसका फ़ायदा यहाँ भी हो। और पूरी कोशिश है कि वो बसेस यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और मैं लोगों की लड़ाई, हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा मकसद लोगों की खिदमत करना है।
मुझे पार्टी पॉलिटिक्स या बदले की राजनीति या क्रेडिट की राजनीति या ब्लेम गेम, मैं इसमें पढ़ना, मैं पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहता हूँ। और मैं सभी से कहूँगा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, और मिलकर हम इस रजौरी को आगे लेकर जाएंगे। और जो भी इश्यूज हैं, जो मेरे जेरे नज़र इशू आएगा, उसको मैं टेकअप भी करूँगा और उसको हल करने की कोशिश करूँगा। सर एक क्वेश्चन मेरा लास्ट में रहेगा रोड्स को लेकर। सर रोड्स के लिए अप्रूवल आ जाते हैं, लेकिन बीच में ना कई जगहों पे लोगों को ये परेशानी आती है, कई बार कोई फॉरेस्ट आ जाता है बीच में, या कोई स्टेट लैंड आ जाती है, या कुछ, उससे भी काम रुक जाते हैं, लोगों की रोड्स रुक जाती है। सर उसके लिए कैसा विजन रहेगा? देखिए, वही मैंने आज डिपार्टमेंट को बोला, जो रीजन उसमें रहा वो फॉरेस्ट क्लियरेंस कहीं नहीं हुई। बिल्कुल, कहीं लोगों का डिस्प्यूट था, पैसा कोई ये नहीं कि लैब्स उन्होंने जानबूझ के, लेकिन थोड़ी सी नेग्लिजेंसी है। मैंने उनको कहा मेरे नोटिस में क्यों नहीं डाला? अगर कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, हम उनको बुला लेते, डीएफओ साहब को, पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ में बैठ कर शेयर करना खबर को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं कहूंगा कि इस तरीके का आजकल तो उसमें है कि एनओसी लेनी पड़ती है जी, और वो गाइडलाइन फॉलो करके हम उसमें प्रोसीजर है, और बड़ी सारी फॉरेस्ट क्लियरेंस की फाइल्स हुई हैं क्लियर। और ये जो कहीं भी दिक्कत इस तरीके की आती है, तो मैंने उनसे कहा है कि वो आप मेरे नोटिस में डालेंगे, मैं मीटिंग कॉल करूंगा। उसमें देखिए, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर वो होती हैं, लेकिन वो कहीं अगर रह जाती है तो फॉरेस्ट वालों को बुलाएंगे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बुलाएंगे और उसको टेकअप करेंगे, ताकि यहाँ कोई भी काम, कई ट्रैक्टर रोडें पेंडिंग पड़ी हुई इसी वजह से। कहते हैं जी यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे वो बेचारे गरीब बेचारे लड़ते रहते हैं दिन पूरा। राइट एक्ट पास होने के बाद, फॉरेस्ट राइट एक्ट में अगर आपकी ट्रैक्टर रोड है, आप ट्रैक्टर रोड में एनओसी मिलती है, और बड़ी सारी रोड फॉरेस्ट के एरिया से जाती है, हमारे पास स्टेट लैंड है, हम वहाँ फॉरेस्ट को लैंड दे सकते हैं, वो एक प्रोसीजर है पूरा। तो उसमें कोई ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम है, सिर्फ परस्यू करने की ज़रूरत है। वो भी मैंने आज बोला है कि अगर कहीं भी फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत है, आप मुझे बताइए, मैं कंजर्वेटर साहब को, डीएफओ साहब को, फॉरेस्ट जो कमेटी है उसको बुलाएंगे और उनके साथ बिठाएंगे। पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट है और पीएमजी एसवाई डिपार्टमेंट है, और ये सारे बैठेंगे और जो क्लियरेंस है उसको करेंगे। ये कोई दोनों गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, कोई बाहर से थोड़ी किसी को बुलाना है या कोई थर्ड पार्टी है, तो ये तो हमारा डोमेन है। और इसमें मैंने ये इशू जो है ये भी हमने टेकअप किया है, और भी जो इश्यूज हैं उसको मैं टेकअप करूंगा, और जनता का जो मुद्दे पेंडिंग रोड्स के लिए आपने इन्फॉर्मेशन आगे इन तक पहुंचाई है कि जो पेंडिंग रोड्स है वो जल्दी कंप्लीट की जाए। काफी सारी पेंडिंग रोड्स, और आपने तो एक बहुत बड़ा काम किया, मतलब कि जो एक बटाला मंग की बात करें, या जो बिल्कुल वो एरिया है, क्या नाम है उसका, ये दलोगड़ा के आगे अंदरोला ब्रिज है, वो आपने नॉमेनक्लेचर उसका सीधा किया। ऐसी कई चीजें जो पेंडिंग रह गई थी। तो सर और भी जो पेंडिंग रह गई है, कैसी विजन रहेगी आपकी? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि रुके हुए काम जो है वो स्टार्ट करवाऊंगा, और चाहे बडाले मंग का ब्रिज की बात हो, वो भी अप्रूव हो गया, अब काम स्टार्ट होगा। अंदरोला ब्रिज का इशू था, जब उसका नॉमेनक्लेचर का इशू है, फिर मैंने यहाँ से टेकअप किया, सेक्रेटरीट में टेकअप किया, उसका भी 1,97,00,000 रुपया आ गया है। अब उसका भी टेंडर वगैरह लगेगा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो भी रुके हुए काम है, जैसे पलमा में ब्रिज है, अब ब्रिज बना हुआ है, और लेकिन उसकी अप्रोच नहीं है, उसके लिए भी मैंने बोला है कि सैंक्शंस लेकर वो भी काम स्टार्ट हम करवाएंगे। और जितने भी रुके हुए काम हैं, अभी वेदांता आश्रम से तारिक ब्रिज, ये मैंने जो चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें प्लान बोला था बनाने के लिए, उसमें मैंने 50 लाख रुपया रखा है। ये जहाँ मैं डाक बंगले में हम बैठे हैं, यहाँ अभी बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने सर्किट हाउस के लिए पैसे रखे हैं। उसके बाद डूंगी के अंदर डाक बंगला है, उसको फर्निश्ड करने के लिए, वो 14 के बाद तो उसको किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन उसको फंक्शनल करने के लिए मैंने पैसे रखे हैं। डांगरी के अंदर एक डाक बंगला, उसके लिए पैसे रखे हैं। कल मैं भगवान परशुराम जी के मंदिर डांगरी में गया था, बिल्कुल, वहाँ रोड का काम हमने स्टार्ट करवाया था, उसका मैंने जायज़ा लिया कि भाई वो कंप्लीट हुई, क्योंकि जो उस मंदिर का जो मूर्ति स्थापना का भव्य आयोजन होगा वो 22 अप्रैल से स्टार्ट है। उसकी समीक्षा बैठक लेने गया था मैं कि भाई कामों में क्या है,
उसमें पानी का इशू था, वहाँ हैंडपम्प की हमने बात की कि देंगे वहाँ, और उसके बाद कम्युनिटी हॉल मैंने वहाँ अनाउंस किया वहाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रजौरी को अगर आगे बढ़ाना है तो रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करना होगा। बिल्कुल। हमारी कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये जामा मस्जिद, हमारी कितना खूबसूरत है दुदोदारी मंदिर, हमारी कितना बाबा गुलाम शाह बादशाह की श्राइन, साईं जान मोहम्मद साहब की ज़ियारत, और इसी तरीके से डांगरी का भगवान परशुराम का मंदिर, और फिर वीरभद्रेश्वर मंदिर, फिर नगून की ज़ियारत। अगर ये जो ये सर्किट बन जाए और जो टूरिस्ट आएगा वो ये सारी जगह विजिट करेगा, और इसमें रिलीजियस टूरिज्म में प्रमोशन होगी, लोग आएंगे। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ लोकल लोग वहां जाएं, मैं चाहता हूं इनको टूरिज्म मैप पे लाया जाए ताकि बाहर से भी टूरिस्ट आए। अगर कोई श्रीनगर घूमने आता है तो बाया मुगल रोड वो रजौरी में भी आए, वो यहाँ से ये टूरिज्म ये दरगाहों पे जाए, वहाँ दुआ करे, वहाँ ज़ारीन हाज़िरी दे, वहाँ से फिर मंदिरों में जाए, और इनके टूरिज्म की वजह से हमारे लोगों को रोज़गार मिले। तो मेरी कोशिश ये है कि जो 70 साल से हमारे रजौरी पुंछ को इग्नोर किया गया, जो पीर पंजाल रीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए, रजौरी भी टूरिज्म के मैप पर आए, यहाँ भी इंटरनेशनल स्टेडियम बने। मैंने रेजोल्यूशन असेंबली में दिया है, रेजोल्यूशन मूव किया मैंने असेंबली में। मैंने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने के लिए मैंने असेंबली में रेजोल्यूशन दिया है। मैंने यहाँ रजौरी पुंछ को टूरिज्म मैप पे लाने के लिए मैंने रेजोल्यूशन वहाँ दिया है। तो ये सारे रेजोल्यूशन जो हैं, मेरी कोशिश है कि असेंबली के अंदर जो मैं कर सकता था एज एमएलए, वो मैंने कोशिश की है कि यहाँ के मुद्दे असेंबली में उठाऊं। और आज भी मैं किसी दिन कोई छुट्टी नहीं लेता, सुबह से शाम तक मैं यही डाक बंगले में हूँ, लोगों से, ऑफिसरों से मिल रहा हूँ। फैमिली को टाइम देते हो? अब वो भी ज़रूरी है। वो फैमिली तो मेरी 90,000 जो वोटर हैं वो सारे मेरी फैमिली हैं, और मैं हमेशा उनको वोटर नहीं बोलता, मैं उनको परिवार बोलता हूँ। और लोगों ने बड़ी उम्मीद से एक चीज़ मैंने देखी आज मैं बाहर बैठा हुआ था तो वो बंदा बात कर रहा था, वो कह रहा था जी जनाब एमएलए साहब ने मुझे जो है डीओ लेटर दे दिया, मैंने जो है भाजपा को वोट डाला था फिर भी इन्होंने दे दिया। इसका मतलब आप कोई भी बदले की नीति नहीं रखना चाहते? क्योंकि मैं खुद देख रहा था उसकी बातों से, उसने कहा जी मैंने वोट भाजपा को डाला है, लेकिन जब मैं इनके पास डीओ लेटर लेने गया इन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि तूने वोट किसको डाला है। ये मैं बंदे का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने यहाँ बोला। देखिए, मैंने कभी भी, जब से मैं एमएलए बना हूँ, मैंने कहा था कि मैं 99,000 वोटरों का एमएलए हूँ, और मैं उनका भी एमएलए हूँ जो अभी वोटर नहीं बने। यानी मैं रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर आदमी का एमएलए हूँ, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, चाहे वो पीडीपी का है। मैं सबका एमएलए हूँ, मैं सबके काम करूँगा। और मेरे दिल में मेरा मतभेद किसी से हो सकता है, मनभेद किसी से नहीं है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। और दूसरी बात, मेरे पास अगर कोई, मेरे वालिद साहब ने एक बार कहा था कि फैले हुए दामन को हकारत से मत देखो। हकारत होता नफरत, हर शख्स की चौखट पर सवाल ही नहीं आते। क्या फैले हुए दामन को हकारत से मत देखो, हर शख्स की चौखट पर सवाल ही नहीं आते। और अगर ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया लोगों की खिदमत करने का, मैं, कोई भी मेरे पास आता है, मैं कभी नहीं पूछता कि तू आप किस पार्टी से हो, आप किस मजहब से हो। जो मेरे से हो सकता है मैं उसका काम करता हूं, चाहे वो बीजेपी का हो। आज भी मैंने आवास प्लस की मीटिंग जब ली, उधर रूल मैंने कहा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई गरीब आदमी नहीं रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात, किसी मजहब, किसी भी पार्टी से हो। मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। और मैंने उनसे कहा कि जो पक्षपात पहले हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन 8 तारीख के बाद कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी मेरे पास आता है वो मेरी रजौरी का होना चाहिए, तो मैं उसके काम करता हूँ। मेरे पास थन्ना मंडी के भी कोई लोग आ जाते, मेरे पास बाहर से भी कोई आते, मैं किसी को ना नहीं करता, क्योंकि मैं एमएलए हूँ, हेडक्वार्टर में हूँ। अगर मेरे पास कोई उम्मीद लेकर आता है तो ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं अगर किसी के काम आ सकूँ तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स, मैंने पहले भी आपको कहा था, मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।
मैं पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहता हूँ और पॉजिटिविटी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, वो कर रहा हूँ। और मैं अपने हिस्से की ईमानदारी पूरे मेहनत से मैं वो काम करूँगा और जो लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एमएलए राजौरी। और साफ तौर पे आज पीडब्ल्यूडी की भी मीटिंग ली गई है और उनको भी हिदायतें दे गई हैं कि आपने काम क्वालिटी वर्क में करना है। जो लोग काम करेंगे उनका काम चेक भी किया जाएगा और जिसका काम गलत निकला उसके खिलाफ जो है मैं कार्रवाई भी जरूर करूंगा। खबर को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा।